चलिए देखिएगा, भारतीय इतिहास में जो है राइज ऑफ मगधा, ठीक है, या मगध का उत्कर्ष जो है, ये टॉपिक हम देख रहे थे। ठीक है, और इसी के आधार पर जो है कल मैंने आपको बताया था किस प्रकार से, किस कारणों से जो है मगध जो है बाकी 15 जो महाजनपद थे उनको हरा कर जो है अब धीरे धीरे जो है एक बड़ा विशाल नगर बनने जा रहा था। ठीक है, और सारी इतिहास ना यहीं पर टिकी हुई है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने इस बात को अच्छे समझ लिया तो भारत का इतिहास आपके दिमाग में पूरी तरीके से छप जाएगा। कारण यह है, यहीं से एक केंद्र बिंदु की शुरुआत होती है, और वो केंद्र बिंदु जो है ना एक तरीके से भारत की शक्ति के तौर पर जो है उपज कर कर आता है बाहर। यानी अगर आप ऐसा समझे कि राइज ऑफ मगधा या मगध का जो उत्कर्ष है वह यह दर्शाता है कि भारत का इतिहास जो है ये यहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, इसलिए जो है इतिहासकार भी ये मानते हैं कि हमारे पास पूरे भारतवर्ष में या भारत का जो इतिहास है, अगर उसको सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक सभ्यता या फिर जैन धर्म या बौद्ध धर्म को सिर्फ धार्मिक रूप से पढ़े या सभ्यता के तौर पर पढ़े, तो हमारा भारत का इतिहास जो है ना नगरीकरण के तौर पर जो है मगध के उत्कर्ष से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि भारत के इतिहास में जो है इस समय का जो दौर है, ये पूरा जो दौर है यही शुरुआत करता है भारत के इतिहास को। और आपके दिमाग में भी ये बात जानी चाहिए कि इससे जुड़े हुए जो वन लाइन फैक्ट है ना, इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। देखिए, मैंने कहानी के तौर पर तो बहुत कुछ बताया आपको, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे आज आपके टेस्ट में क्वेश्चन आया होगा कि जीवक जो है किसका वैद था। ठीक है, यानी एक तरीके से जो है डॉक्टर था, ये कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो बेसिकली जो है ना, जो हम लोग वैद की बात करते हैं, आपके एग्जाम में बता दूं मैं कि लगभग अगर आप सेंट्रल लेवल पर एग्जाम देंगे, पीएससी का एग्जाम देंगे या फिर व्यापम का एग्जाम देंगे, सब जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अभी आज जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं, बाकी हर्यक वंश के आगे की कहानी आप सुनने वाले हैं, तो उसी के आधार पर चीजों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा और धीरे धीरे फैक्ट टू फैक्ट लाइन को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी वन लाइन फैक्ट जो है आपको फोकस रखना है कि वन लाइन फैक्ट भी क्या क्या चीजें इसमें क्वेश्चन पूछी जाती है। जैसे अभी आज का एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जो कि आगे आप सुनेंगे। रथ मुसल का नाम सुना होगा आपने, रथ मुसल। बाहुबली मूवी देखी है आप लोगों ने? उसमें बाहुबली ने एक नए प्रकार का जो शस्त्र अस्त्र है उसका इजाद किया था, है ना, जिसमें जो बाहुबली का भाई था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। ठीक है, भल्लाल देव, राइट। ठीक है, तो उसके रथ को तो देखा है आप? उसका रथ जो है ना आगे एक चक्के जैसा लगा हुआ, उसको कहा जाता है रथ मुसल। ठीक है, तो सोचिए पहली बार जो है भारत में इसकी शुरुआत हो चुकी थी इस समय में। यानी आज आप पढ़ेंगे कि अजात शत्रु जो है रथ मुसल से लड़ाई करता था। ठीक है, और वही अगर आप देखेंगे बड़ा सा पत्थर बांध करके जो है बाहर फेंकने वाली जो महाशिला कंटक कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो महाशिला कंटक है, ये सारी चीजें जो है ना पहली बार जो है काशी की लड़ाई में प्रयोग में लाया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, रेलवे का एग्जाम में पूछा गया था कि महा जो अब चूंकि बाहुबली का समय चल रहा था तो कई बार इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतिहास से निकाला गया ये सारे अस्त्र शस्त्र हैं, याद रखिएगा। तो ऐसे इक्विपमेंट या फिर ऐसे हथियार जो है इसका प्रयोग पहले भारत में हो चुका है, और भारत से ही ये प्रयास जो है दिखाया गया, मूवीज में बनाया गया। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसको जोड़कर आपको ध्यान रखना है ना। तो वन नाइन फैक्ट के लिए तैयार रहिएगा, और साथ ही साथ आपको तैयार रहना है कि आपके ये फैक्ट्स जो है पूरी तरीके से उसके लिए तैयार रहिएगा कि ताकि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सीख सके। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो मैंने आपको मगध का उत्कर्ष समझाया इसमें, और उसके बाद जो है मगध के उत्कर्ष के बाद जो है हमने पढ़ा पहला वंश जिसने मगध में सबसे पहला, देखिए एक्चुअल में ना पहला वंश की जो कहानी है वो वृद्धत वंश की है, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारे इतिहासकार मानते हैं कि मगध में सबसे पहला वंश कौन सा वंश है? हर्यक वंश। ठीक है, वृद्धत ने स्थापना किया और उसका वंश भी चला है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमेटिक, देखिए इतिहास और कहानी में या इतिहास और स्टोरी में क्या अंतर है। ठीक है, तो हिस्ट्री और स्टोरी का एक पैरेलल एक कॉन्सेप्ट होता है, समझिएगा। ठीक है, जैसे आपको मैंने कोई कहानी सुनाया, ठीक है, बंदर और मगरमच्छ की कहानी। ठीक है, तो ये कहानी है अभी, क्यों कि उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, याद रखिएगा। यानी अगर इसके लिए मैं कोई एविडेंस दे दूं कि बंदर और मगरमच्छ के मध्य जो है ऐसी दोस्ती हुआ करती थी और इसका ये सबूत है, तो इतिहास बन जाएगा, याद रखिएगा। तो यही होता है स्टोरी और हिस्ट्री में अंतर, यानी डिफरेंस। ठीक है, कि अगर एविडेंस है तो स्टोरी ही क्या बन जाएगा? हिस्ट्री बनेगा, और अगर एविडेंस नहीं है तो हिस्ट्री क्या बन जाता है? कहानी। इसलिए जरासंध की कहानी सुनते हैं, इतिहास नहीं सुना जाता। ठीक है, जरासंध के बारे में जो भी पढ़ते हैं आप, ठीक है, महाभारत काल में ये हुआ, ऐसा हुआ, और महाभारत काल में कोई एविडेंस नहीं है कि उसको चीड़ फाड़ कर जो है दो हिस्से में बांट दिया गया। ठीक है, लेकिन कहानी के तौर पर आपको सुनाया जाता है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि स्टोरी और हिस्ट्री में यही अंतर होता है, सिर्फ एविडेंस का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते देखिएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए इनकेस ऐसा आता है कि संस्थापक का नाम पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा संस्थापक के नाम में बृहदत्त का नाम आएगा, उसके लिए हमारे पास एविडेंस है। लेकिन अगर उसके वंशज की बात की जाए तो उसके संबंध में कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए हम उसको पहला वंश नहीं मानते, इस क्षेत्र में संस्थापक मानते हैं केवल। ठीक है, तो संस्थापक बृहदत्त। लेकिन अगर वंश की बात करेंगे तो हर्यक वंश जो है पहला वंश है, बिकॉज इसके लिए क्या मिला है हमको? एविडेंस मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
तो एविडेंस के तौर पर याद रखिएगा हर्यक वंश पहला वंश था, और इसमें बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक है, याद रखिएगा बिंबिसार। ठीक है, तो बिंबिसार के बारे में कहानी तो याद रख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा चतुर इंसान था। ठीक है, बहुत ज्यादा चालाक था। इसने जो है लड़ाई से, शादी से या अन्य दोस्ती प्रकार से जो है ना, विभिन्न प्रकार से जो है अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। ठीक है, तो तीन कॉन्सेप्ट इसका याद रखिएगा। अगर ये लड़ सकता है, सामने वाला कमजोर है तो युद्ध करेगा। ठीक है, और अगर इसके सामने वाला बराबरी का है तो दोस्ती करेगा। ठीक है, और अगर ये कमजोर है तो विवाह करेगा, याद रखिएगा। इस तरीके से इसने सिस्टमेटिक किया था। ठीक है, तो तीन कूटनीतिक याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो नाम है सेडिक कहा जाता था, याद रखिएगा। जैन साहित्य में इसके बारे में बताया गया है, याद रखिएगा। और ये तीन नीतियों या तीन पॉलिसियों के आधार पर जो है अपने क्षेत्र का विस्तार करता था। ठीक है, चलिए देखिएगा। तीन विवाह का नाम याद रखिएगा, इसके तीन पत्नियों के नाम पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो महाकौशला, ठीक है, याद रखिएगा महाकौशला कौशल से, चेलना, ठीक है, चेलना याद रखिएगा वैशाली क्षेत्र से। ठीक है, इसके बारे में अभी आगे की कहानी और पढ़ेंगे आप। क्षेमा, ठीक है, याद रखिएगा पंजाब क्षेत्र की राजकुमारी थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए इसकी दूसरी नीति थी, याद रखिएगा, जिसमें इसने दोस्ती किया था, याद रखिएगा। किस तरीके से दोस्ती किया था, तो चरण प्रदोष से दोस्ती किया था, याद रखिएगा। उसे पीलिया रोग जब हुआ था, याद रखिएगा, तब जाकर इसने अपने वैद्य को भेजा था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। तीन का नाम पूछा था, याद रखिएगा, तीन। ठीक है, पहला अवंती का राजा, ठीक है, यह चरण प्रदोष कहाँ का राजा था, अवंती का था। ठीक है, दूसरा चरण प्रदोष के पास किसको भेजा गया था, जीवक को भेजा गया था, याद रखिएगा। और तीसरा किसने भेजा था, तो बिंबिसार ने भेजा था। ये तीन ही क्वेश्चन होते हैं, याद रखिएगा इससे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीसरा उसका जो नीति है, याद रखिएगा युद्ध नीति, और इसमें किसको हराया था इसने, अंग को हराया था, याद रखिएगा। और अंग को हराकर जो है ना ब्रह्मदत्त को हरा दिया था इसने। ठीक है, याद रखिएगा। और नया नगर बसाया इसने राजगृह, तो राजगृह किसने बसाया था, बिंबिसार ने, याद रखिएगा। इसने राजधानी बनाया इसको। ठीक है, और बिंबिसार की हत्या किसने कर दी, अजातशत्रु ने। और इसके बाद कौन आया, अजातशत्रु आ गया। ठीक है, अजातशत्रु जो है, याद रखिएगा, इसको पहला पितृहंता कहा जाता है, पहला पितृहंता। ध्यान रखिएगा बिंबिसार पितृहंता नहीं था। ठीक है, उसके बारे में, उसके पिता की हत्या के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ये जानकारी जरूर मिलती है कि अजातशत्रु ने क्या किया था, पिता की हत्या कर दी थी। ठीक है, अब जब पिता की हत्या कर दी, तो अब यहां से कहानी सोच के देखिएगा। अभी चंड प्रदोत किसका दोस्त है, बिंबिसार का। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, तो कौन दुश्मनी बन गया इसका, चंड प्रदोत दुश्मनी कर लिया इसने। ठीक है, अब होता क्या है, याद रखिएगा कि अजातशत्रु जो है ना, इसके संबंध में कुछ तथ्य याद रखिएगा, जो यहीं पर आपको तथ्य याद रखना है। ठीक है, इसके फैक्ट याद रखिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इसने क्या किया, ये भी कूटनीतिक था, ये भी बहुत तेज तर्रार था, याद रखिएगा। इसने भी बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, तो इसने भी क्या किया, बहुत तरीके से दिमाग लगाया, अपने पिता जैसा ही दिमाग लेकर आया हुआ था ये। लेकिन होता क्या है, अब जो चीज इसने किया है, अपने पिता की हत्या की है, तो इसके दोस्त जो कि बिंबिसार के दोस्त थे, सब इसके दुश्मन बन गए। और आपको जानकारी होगा कि मैंने बताया था कि बिंबिसार को जो है ना काशी क्षेत्र क्या मिला था, दहेज मिला था। ठीक है, तो जब दहेज मिला था, याद रखिएगा, तो प्रसेनजीत, ठीक है, तो देखिए अभी जितने भी इसके दोस्त है ना, जितने लोग दोस्त हैं, याद रखिएगा। पहला प्रसेनजीत, जो कि जिसकी पत्नी से, जिसकी बहन से जो है विवाह किया था बिंबिसार ने। ठीक है, पहला चीज। और दूसरा जीवक को जिसके यहाँ भेजा था चरण प्रदोत, तो दोनों दुश्मन बन जाएंगे किसके, तो याद रखिएगा अजातशत्रु के। ठीक है, अब इसी के संबंध में आपको तीन बातें याद रखना है। ये जो घटना है आगे इसी तरीके से जुड़ते चली जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, मैं से कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं आपको मैं, तो याद रखिएगा यह भी एक कूटनीतिक था, यानी इसे भी कूटनीतिक कहा जाता है। यह भी जो है दिमाग से काफी ज्यादा काम करता था, याद रखिएगा। इसे भी कूटनीतिक के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है तीन घटनाएं जो है इसके संबंध में याद रखिएगा। पहला है ये इसने जो है दो प्रकार का, ठीक है, जैसे उसकी तीन पॉलिसी थी, तीन पॉलिसी में उसने युद्ध किया, ठीक है, कूटनीतिक दिखाया, विवाह किया, है ना। उसका इसका एक पॉलिसी था, याद रखिए, कूटनीतिक वाला, और दूसरा पॉलिसी था युद्ध नीति। यानी दो पॉलिसी से जो है ये काम करता था, याद रखिएगा। एक था कूटनीतिक का पॉलिसी। अब कूटनीतिक क्या होता है, दो लोग को लड़ा लेना और अपने में जीत हासिल कर लेना। ठीक है, कूटनीतिक किसी को कहते हैं कि किसी भी तरीके से जो है कोई जो मौका मिल रहा है, मौका को जीत लो। ठीक है, तो इसका काम था मौका को जीतना। और दूसरा था युद्ध नीति, अपने से कमजोर को देखकर हराकर क्षेत्र का विस्तार कर लो। यानी कि यह व्यक्ति था, याद रखिएगा, किस प्रकार का, साम्राज्यवादी। ठीक है, तो जैसे बिंबिसार ने साम्राज्य का विस्तार किया, इसने भी साम्राज्य का विस्तार किया था। अब देखिएगा इस समय में उसने किसको हराया है, अंग को हराया है, याद रखिएगा। अब ये क्या करेगा, अब बाकी लोग को ये हरा देगा, तो ये ध्यान दीजिए किसको इसको हराता है। सबसे पहले देखिएगा इसने कूटनीतिक के तौर पर क्या किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला
आपको यहां पर दिख रहा होगा प्रसेनजीत की पुत्री से वजीरा से शादी किया था इसने, ठीक है। अब इसकी शादी की कहानी थोड़ा सुनिएगा। तो इसकी पहली घटना याद रखिएगा तथ्यों में, पहली घटना, तो ये घटना क्या है, दहेज में प्राप्त ठीक है। तो जैसे देखिएगा प्रसेनजीत जो था, याद रखिएगा प्रसेनजीत, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा वापस जाते हैं और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। होता क्या है यहां पर ध्यान दीजिएगा कि काशी दहेज में मिला था इसको, ठीक है। और किस समय में, महाकोसला से शादी करने पर, ठीक है। तो महाकोसला जो है याद रखिएगा प्रसेनजीत की क्या थी, बहन थी, ठीक है। तो अपने बहन के पति को मारने पर, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, अपने बहन के पति को मारने पर अजातशत्रु पर फिर से किसने युद्ध कर दिया था, प्रसेनजीत ने, ठीक है। तो प्रसेनजीत जो है याद रखिएगा अजातशत्रु को मारना चाहता था, क्योंकि उसने जो है भले ही अपने पिता की मृत्यु का कारण बना था वो, लेकिन ये कारण बन गया था, याद रखिएगा कि अब इसने क्या किया, बोला काशी मुझे वापस चाहिए, मैंने जो दहेज में दिया था मुझे काशी वापस चाहिए। अजातशत्रु ने बोला मैं नहीं दूंगा, क्योंकि यह अब मेरा पुश्तैनी जमीन है, यानी कि हमारा साम्राज्य है ये, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना यहां पर इसका युद्ध होता है, याद रखिएगा पहला युद्ध इसने दहेज प्राप्त काशी के लिए पुनः युद्ध लड़ा, किससे, प्रसेनजीत के साथ, ठीक है। प्रसेनजीत के साथ पहला युद्ध लड़ा था, याद रखिएगा किसके लिए, काशी के लिए, दहेज में प्राप्त काशी के लिए, ठीक है। लेकिन देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि इसमें दोनों ना हारते हैं ना जीतते हैं, ठीक है। दोनों के बीच क्या हो जाता है, एक संधि हो जाती है, ठीक है। अब ये संधि क्या है याद रखिएगा ठीक है। अब संधि देखिए, संधि क्या होता है, दोनों के मध्य एक संधि होती है, डील होती है। डील में क्या होता है कि अब काशी जो है किसके पास रहेगा, अजातशत्रु के पास, और उसकी पुत्री से क्या करेगा, विवाह करेगा, और इस तरीके से जो है वजीरा से विवाह हो जाता है इसका, ठीक है। यही कहानी है वजीरा से विवाह करने का, ठीक है। तो ये युद्ध के कारण ऐसा होता है, याद रखिएगा। तो ये दोनों के मध्य एक संधि होती है कि आगे चलकर जब भी सैनिक की जरूरत पड़ेगी तो प्रसेनजीत को अपना सैनिक देगा, ये पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा, ठीक है। बदले में काशी छोड़ेगा और साथ ही साथ क्या करेगा, विवाह। अब विवाह क्यों होता है, मैं आपको एक बात समझाता हूं। आपको पूरी भारत के इतिहास में ना चीजों को ध्यान रखना होगा कि कोई राजा विवाह कब करता था, ठीक है। अब मान लीजिए मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि मैं काशी रख रहा हूं, ठीक है, और आगे चलकर हम लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन किसी की बात पर भरोसा कितने दिन तक कर सकते हैं आप, बाद में वो कर देगा विवाह, मतलब बाद में वो फिर से चढ़ाई कर देगा, आक्रमण कर देगा, है ना। तो जैसे ही वो अटैक करेगा तो फिर से ये कमजोर अजातशत्रु जब कमजोर होगा हार जाएगा, क्योंकि मौका क्या होता है, मौका यही होता है कि कोई भी राजा ये ताक में होता है कि दूसरा राजा कब कमजोर पड़ा है उस पर अटैक कर दो, ठीक है। तो ऐसे में क्या कर दिया, अजातशत्रु ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए क्या किया, उसकी पुत्री से विवाह कर दिया। अब कैसे मारोगे, अब तो आप एक रिश्तेदारी में आ गए ना। ये था कूटनीतिक, इसको कहते हैं कूटनीतिक, कि अपना दिमाग लगाकर जो है अपने आप के लिए सेफ खेल लिया इसने, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेफ करना अपने आप को। उसकी पुत्री से विवाह कर लिया, अब देन वो कभी आक्रमण नहीं कर सकता, ठीक है। इस प्रकार से जो है इसका कूटनीतिक था, ध्यान रखिएगा, इसी को कहते हैं कूटनीतिक होना, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट दूसरी घटना याद रखिएगा। अब देखिए इसका जो युद्ध है वज्जी के साथ हो जाता है, ठीक है। वज्जी संघ आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि बहुत महत्वपूर्ण संघ है, तीन जो क्षेत्र हैं बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, तो आपको मैंने बताया था कौशल की महाकोसला तो अंदर आ गई है ना, यानी कि उसकी अगर आप यहां पर देखेंगे तो महाकोसला जो है बिंबिसार की पत्नी है, तो कौशल तो हमारे यहां पहले से हो गया, यानी प्रसेनजीत तो जो है अब ये कमजोर पड़ गया, ठीक है, मगध के सामने। क्योंकि मैंने बताया था 4 महाजनपद का नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। पहला है आपका मगध, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो तो याद रखना ही है। अवंती के साथ दोस्ती कर लिया इसने, बिंबिसार ने दोस्ती किया था, चंड प्रदोत के यहाँ क्या भेज दिया, जीवक को भेज दिया, ठीक है। दूसरा आपका वज्जी क्षेत्र है, ठीक है, वज्जी क्षेत्र, अभी वज्जी क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरा आपका कौशल, तो कौशल से विवाह कर लिया इसने, ठीक है। तो ये जो 3-4 क्षेत्र हैं याद रखिएगा सबसे शक्तिशाली क्षेत्र है, ठीक है। अब इनको देखिएगा धीरे धीरे मगध ने कैसे अपना दिमाग लगाया और इस तरीके से जो है तीनों को अंदर कर दिया, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पहला तो कौशल क्षेत्र जो है एक रिश्तेदारी में आ चुका है, ठीक है। दूसरा अवंती भी दोस्ती में आ चुका था चंड प्रदोत के कारण। अब तीसरा जो है याद रखिएगा, जब तीसरा सबसे शक्तिशाली क्षेत्र की बात करते हैं वो है आपका वज्जी, ठीक है।
तो वज्जी संघ था, ध्यान रखिएगा, हमने पढ़ा भी है कि वज्जी क्या था, एक गणराज्य था, एक यूनियन था 8 लोगों का, है ना। तो ये यूनियन था, याद रखिएगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यूनियन क्या था, लिच्छवी, याद रखिएगा, विश्व का पहला गणराज्य, है ना, गणतंत्र कहते हैं, याद रखिएगा इसको। तो पहला गणराज्य जो है लिच्छवी था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वज्जी से लड़ना ना अजातशत्रु के बस में नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। वज्जी से वो लड़ नहीं सकता था क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण शासक लोग यहाँ थे और 8 लोगों का संघ था ये, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसने क्या किया, अजातशत्रु ने क्या किया, अब देखिए इसका कूटनीति क्या है इसमें, ठीक है। तो इसने किया था ये, याद रखिएगा, वज्जी संघ के साथ युद्ध लड़ने के लिए जो है ना, इसने इसको तोड़ दिया, वज्जी संघ के 8 लोगों को धीरे धीरे तोड़ दिया कि अलग होने करने दिया, ठीक है। तो जो अजातशत्रु का मंत्री, ठीक है, जो अजातशत्रु का मंत्री था, याद रखिएगा, ठीक है, इसने क्या किया, इसकी सहायता से, नाम है याद रखिएगा सुनीति, ठीक है, नाम याद रखिएगा, अजातशत्रु के मंत्री का नाम क्या है, सुनीति। और एक मंत्री का नाम याद रखिएगा जिसे कहा जाता है वच्छपार, ठीक है। इन दोनों से हेल्प लिया इसने, किसने, अजातशत्रु ने, ठीक है। अब जैसे ही हेल्प लिया, याद रखिएगा, तो इन दोनों की सहायता से वज्जी को तोड़ दिया। वज्जी को तोड़ने का मतलब इनके मध्य जो है ना एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया, बोला कि अब जो है इनको तोड़ दिया। और इससे क्या हुआ, लिच्छवी अलग हो गया। लिच्छवी सबसे ज्यादा पावरफुल था, गणराज्य था, ठीक है, लिच्छवी अलग हो गया और इसके कारण क्या हुआ, वज्जी कमजोर हो गया और वज्जी को क्या कर दिया इसने, हरा दिया और अपने संग में मिला लिया। यानी मगध में क्या जुड़ गया, वज्जी जुड़ गया। और इस तरीके से जो है वज्जी को हराकर मगध में मिला लिया, ठीक है। इस तरीके से वज्जी भी कहां चला गया, मगध में शामिल हो गया, याद रखिएगा। तो क्या क्या देखिए, अभी जितने पावरफुल महाजनपद थे ना, वो धीरे धीरे जो है मगध में शामिल होने लगते हैं और यही कारण है, इन सबको मिलाकर हम कहते हैं मगध का उत्कर्ष काल, ठीक है। इसलिए मगध जो है ना काफी तेजी से आगे बढ़ने लगा था, ठीक है। अब देखिएगा, जब वज्जी पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार किया, याद रखिएगा, इस समय 2 शस्त्रों का प्रयोग किया गया था। आपको एक बात बता दूं, शस्त्र और अस्त्र, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये टिपिकल टाइप होता है, ये थोड़ा सा कुछ उटपटांग टाइप का क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा, जब शस्त्र और अस्त्र की बात की जाती है, ठीक है। शस्त्र क्या होता है और अस्त्र क्या होता है, सामान्य तौर पर याद रखिएगा, शस्त्र जो होता है ना, जिससे हम फेंक कर मार सकते हैं आपको, ठीक है। यानी भाला क्या है, शस्त्र है, ठीक है। लेकिन अगर आपको हाथ पे पकड़कर बंदूक चलाना है तो वो क्या होगा, अस्त्र होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शस्त्र और अस्त्र जो होता है, इनमें ये 2 अंतर होता है। तो ये जो इस समय जब वज्जी के साथ इसका युद्ध हुआ ना, तो इस समय शस्त्र का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। इसी को आपको याद रखना है कि अजातशत्रु के समय जो है वज्जी के युद्ध में दो नवीन प्रकार के शस्त्र का प्रयोग किया गया था, ठीक है। एक था आपका रथ मूसल, ठीक है, नेट पे सर्च कर सकते हैं आप, तुरंत ये मिल जाएगा आपको, याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा था आपका महाशिला कंटक, ये संस्कृत शब्द है, याद रखिएगा, क्योंकि उस समय जो है ना आपको इसी प्रकार से, आप चाहें तो इसको मैं आपको दिखा देता हूं, देखिएगा ये कैसा दिखता है आपको, ठीक है। अब आप पहचान पाएंगे पूरी तरीके से। हाँ, इसको इग्नोर कीजिएगा। आप अगर इसको देख रहे हैं ना, ये जो है आपका, इसको कहते हैं रथ मूसल, ठीक है, ये रथ मूसल है, याद रखिएगा। आगे की तरफ जो है ना कोई भी आएगा तो बस कटता चला जाएगा, याद रखिएगा, इसी को कहा जाता है रथ मूसल, ठीक है। तो बाहुबली को आइडिया यहीं से आया होगा, आप सोच सकते हैं इसको, है ना। दूसरा है आपका महाशिलाकंटक, तो ये देखिए आप, ये कहलाता है महाशिलाकंटक, ठीक है, जिसको आप देख रहे हैं, ऐसा बस पत्थर रखिए इसके ऊपर और बाहर फेंक दीजिए, ठीक है। किसी के ऊपर तो 2-4 लोग के ऊपर तो गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। इसे कहा जाता है महाशिलाकंटक, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा कि पहली बार किसी शस्त्र का, नए शस्त्र का प्रयोग किया गया था वज्जी और अजातशत्रु यानी कि मगध के युद्ध में। तो पहले बार याद रखिएगा इसमें 2 प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। चलिए आते टॉपिक पर। तो याद रखिएगा अजातशत्रु के संबंध में, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं, देखिएगा, ठीक है। इनके अंतर्गत जो है
इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। पहला ये कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी बुद्ध की मृत्यु के बाद, याद रखिएगा, ठीक है, राजगृह में इसने स्तूप बनवाए थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है कि कब बनवाए थे, तो याद रखिएगा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद राजगृह में स्तूप का निर्माण, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दो क्वेश्चन होते हैं इसमें। पहला कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण या बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है कहां पर बना था वो स्तूप, तो राजगृह में बना था। किसने बनवाया था? अजातशत्रु ने। अपने शासनकाल के कौन से वर्ष में बनवाया था? तो याद रखिएगा अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में, ठीक है। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में जो है उसने स्तूप का निर्माण किया था, याद रखिएगा। स्तूप तो आप सभी समझते हैं, है ना। स्तूप, बौद्ध स्तूप, याद रखिएगा कुछ इस प्रकार की आकृति आपको दिखेगी। लग सकता है आपको मंदिर जैसा, बट ये स्तूप है, याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है स्तूप का निर्माण होता है। और इसके अंतर्गत याद रखिएगा, इस स्तूप को अगर हम सामान्य तौर की बात करें तो जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के मृत्यु के बाद जो है ना अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं। कहीं पर हम अग्नि संस्कार करते हैं, ठीक है, शव को अग्नि में दहन कर देते हैं। कहीं पर हम कब्र संस्कार करते हैं, जमीन में दफना देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बुद्ध के जो अवशेष थे, हड्डियाँ थी, उनको यहीं पर रखा गया था, ठीक है। तो अब स्तूप का जो निर्माण होता है, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में स्तूप का मतलब होता है कि यहां पर जो है हम अवशेषों को रखते हैं, ठीक है। तो स्तूप का मतलब ध्यान रखिएगा, जैसे सांची का स्तूप हो गया, या विभिन्न प्रकार के स्तूप, अभी आगे जाकर बहुत सारे स्तूप आप पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा, क्योंकि अशोक के समय में स्तूपों का निर्माण काफी ज्यादा मात्रा में होता है ना। तो स्तूप का निर्माण ध्यान रखिएगा कि जब बौद्ध भिक्षु या बौद्ध जो अनुयायी हैं, याद रखिएगा, उनकी मृत्यु जब होती थी तो उनके जो अवशेष बचते थे, ठीक है, दहन के पश्चात या विभिन्न कार्यों के पश्चात, संस्कारों के पश्चात, तो उनको स्तूप बनाकर उनमें संरक्षित कर दिया जाता था, ठीक है। तो इसी प्रकार स्तूप का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, स्तूप एक प्रकार का कब्रगाह होता है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, उनको अवशेष को संभाल के रख रहे हैं, सेव कर रहे हैं उनको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्तूप कुछ इस प्रकार से, क्योंकि अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो स्तूपों का पूरा एक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कल्चर है ये, और कल्चर के अंतर्गत जैसे आर्ट एंड कल्चर पढ़ा जाता है तो उसमें आपका ये स्तूप भी आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम एक कल्चर में जो है स्तूप के निर्माण के संबंध में उसकी पूरे पार्ट्स का नाम पढ़ा जाता है कि कहां पर कौन सा पार्ट किस वस्तु से बना होता है, ठीक है। तो उसके प्रॉपर जो है आपको स्तूप का प्रॉपर एक निर्माण पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन सा पार्ट को क्या क्या कहा जाता है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा, तो ये याद रखिएगा अजातशत्रु ने किया था निर्माण, ठीक है। और याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि अपने शासनकाल में इसने अपने शासनकाल में कब 483 बीसी में, ठीक है, पहली बौद्ध संगति कराई थी। पहली बौद्ध संगति या सम्मेलन कराया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला बौद्ध संगति किसने कराया था, याद रखिएगा, अजातशत्रु ने कराया था, ठीक है। आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पूछा जाता है कहां पर कराया था, तो राजगृह में, आपने पहले भी पढ़ा है राजगृह में। और गुफा का नाम याद रखिएगा, कई बार गुफा का नाम पूछा जाता है, सप्तपर्णी, सप्तपर्णी गुफा या केव में, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर पहला संगति हुआ था, ठीक है, सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा। जैसे जनरली एक सम्मेलन होता है, धर्म सम्मेलन होता है, वैसे ही, ठीक है। और अगर बिंबिसार और अजातशत्रु से हम कंपेयर करें कि मगध का उत्कर्ष सबसे ज्यादा किसके काल में हुआ है, तो ध्यान रखिएगा अजातशत्रु काल में, ठीक है। बिंबिसार के समय में हम उतना ज्यादा विस्तृत नहीं मानते जितना अजातशत्रु के समय हो गया था, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि बिंबिसार की तुलना में अधिक साम्राज्य विस्तार किया, अधिक साम्राज्य विस्तार किया। और अंततः याद रखिएगा, फिर से वापस एक घटना घटेगी, ठीक है। और वो क्या घटना रहेगी, इसका पुत्र है, पुत्र का नाम क्या है,
उदयन, याद रखिएगा, ठीक है। इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, पितृहंता वंश पढ़ रहे हैं आप, तो लगातार जब पुत्र आएगा तो मारेगा पिता को और फिर राजगद्दी प्राप्त कर लेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो हर एक वंश आप पढ़ रहे हैं ना, इसके हर एक लाइन में फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी उद्यन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाटलिपुत्र बसाने वाला व्यक्ति कौन है, तो उद्यन है। ठीक है, उसने क्या किया, अब उसने और दिमाग लगाया। सोचिए, पहला बिंबिसार आया, दिमाग लगाया, 3 पॉलिसी खेले उसने। ठीक है, अजातशत्रु आया, उसने संधि किया, दिमाग लगाया और इस तरीके से जो है वज्जी को जीत लिया। जबकि वज्जी जो है मगध से टक्कर लेने वाला एकमात्र महाजनपद था, याद रखिएगा। तो उसने जो है अपनी जो मंत्री था उसके साथ सहायता लिया और सुनीति को बोला कि लिच्छवी को जाकर किसी तरीके से अलग कर दो उससे, और लिच्छवी को अलग करके क्या कर दिया उसने, वज्जी पर आक्रमण किया और वज्जी को अपने आप मिला लिया। ठीक है, अब उद्यन आएगा, याद रखिएगा, तो उद्यन और इससे ज्यादा दिमाग लगाएगा और उसने तो एक हाथ और आगे बढ़ाया और उसने क्या किया, राजगृह जो था ना वो सेफ नहीं था अभी तक। क्यों? क्योंकि महाजनपद काल है और महाजनपद काल में याद रखिएगा मगध का जो अभी जो देखिए, अगर आपका जो क्षेत्र है जहां पर आप सेफ हैं, ठीक है, जहां पर आप रहते हैं, अगर वो सेफ है तो आप कहीं भी लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका घर ही सेफ नहीं है तो आप कहां लड़ेंगे, है ना। तो इसने देखा कि राजगृह जो है, जो कि राजधानी थी आपके मगध का, बोला कि ये सेफ नहीं है, पहले हम अपने राजधानी को सेफ करते हैं ताकि हमारे सैनिक और हमारे जो लोग हैं वो सेफ हो जाएं। तो इसने क्या किया, राजधानी शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्र को, जो 3 नदियों के संगम पर है। अब तीनों तरफ से नदियां घेरी हुई हैं उसको। ठीक है, अब जब 3 नदियों के संगम पर है तो याद रखिएगा ऐसे में सबसे ज्यादा सेफ हो गया आपका पाटलिपुत्र, और फिर जहां लड़ना है लड़ लो। ठीक है, और इस तरीके से उद्यन ने जो है एक कदम आगे बढ़ा लिया अपने आप को। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरे नंबर पर आता है आपका उद्यन। ठीक है, चलिए देखिएगा उद्यन के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका उद्यन, याद रखिएगा। और उद्यन जो है इसका जो टाइम है याद रखिएगा, लगभग 461 से 461 से 455 बीसी तक का समय रहा है इसका। ठीक है, 461 से 445, याद रखिए 445। ठीक है, 445 का समय रहा है। इसका भी उपनाम था, याद रखिएगा, इसे कहता था, इसे कहा जाता था उदयभद्र। ठीक है, इसका नाम था उदयभद्र, याद रखिएगा। देखिए, मैं आपको फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आप सोच रहे होंगे कि सर इतिहास इतना लंबा क्यों होता है। इतिहास की चीज ही ऐसी है, आप सोच के मैं आप एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं। आप देखिए किस समय की बात पढ़ रहे हैं, 461 को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतिहास का वो समय देखिए, आपके हर दिन कोई ना कोई घटना घटती है, लेकिन आप इसको सोच के देखिएगा कि हम जो है लगभग 5000 बीसी से कहानी को स्टार्ट करते हैं और हम कहां तक पढ़ेंगे, 1947 तक को पढ़ेंगे। तो इधर का 5000 साल और फिर इधर से 1947 ईयर जोड़कर देखेंगे आप, तो लगभग आपके 7000 साल की कहानी आप पढ़ रहे हैं। टोटल 7000 सालों की कहानी को आप छोटे दिनों में अगर कंप्लीट करना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम उन एग्जाम को अगर लाइट ले लेंगे, जैसे कि अगर हम बहुत लाइट पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ अजातशत्रु के बारे में पढ़ा कि किसको हरा दिया, एक लाइन में फैक्ट में कवर कर लेंगे इसको। ठीक है तो इससे होगा क्या, आपके क्वेश्चन सिर्फ बनेंगे नहीं, सिर्फ आप पढ़े हुए रहेंगे, आपकी कॉपी में कुछ लिखा हुआ रहेगा, इतने ही तक सीमित होगा। लेकिन अगर आप कहानी के साथ अपने दिमाग के साथ जोड़कर इसको चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों को याद करते चल रहे हैं, तो यकीन कीजिए फिर आपके कोई भी पेपर हो जाए, भारत के इतिहास से अगर 10 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 10 में से 9 बनाने की गारंटी है इसमें। ठीक है, लेकिन तब जब आप छोटी छोटी बातों को इसमें ध्यान देते चले जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए इसमें होता क्या है, जैसे ही आप इतिहास के प्रारंभिक इतिहास को पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी आप, जैसे ही मिडवल में पहुंचेंगे आप एंशिएंट को भूलने लगेंगे। तो इससे बेहतर है कि जब आप इसको भूल रहे हैं तो फिर से पढ़िए उसको। लेकिन अगर आपके पास अच्छा नोट्स है, अच्छा सेटअप है आपके पास, तो यकीन कीजिए एक बार पढ़ने में हो जाएगा ये, एक बार पढ़ने में। क्योंकि जब आप अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स कवर करते हैं ना, तो उससे फायदा ये होता है कि आपके पास एक बार अपना खुद का नोट्स जो है ना बहुत स्पीड से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, और आपको बता दूं कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं या जिस लेवल में पढ़ रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम के लायक हैं, यानी कोई भी एग्जाम इसके पास देने के लिए सक्षम हो जाएंगे अगर आपने प्रॉपर इस लेवल पर पढ़ लिया है तो। ठीक है, अगर वही चीजें मैं सोचूं, मैं आपको एक बात बताता हूं, आज से 4 साल 5 साल पहले आप मुझसे पढ़ते ना, तो मैं आपको जो ये हर एक वंश पढ़ रहे हैं आप, एक दिन में खत्म कर दिया होता, मैंने एक दिन में खत्म कर दिया होता। क्योंकि
हमारे पास 5 साल पहले या 6 साल पहले जो क्वेश्चन का लेवल आया था वो ज्यादा मतलब डीप लेवल नहीं होता था, जिसके कारण क्या है, एक बार में क्वेश्चन आया और आप एकदम उससे बना सकते थे, ठीक है। तो वहां पर भी सिलेक्शन दिलाया मैंने। लेकिन अब क्या हुआ, 4-5 साल के बाद देखा मैंने कि क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का जो तरीका है वो बहुत टफ हो गया है। ये छोटे छोटे टॉपिक को ढूंढ कर निकाल के लाते हैं। ये जीवक जैसे टॉपिक को खोज के निकालेंगे कि जीवक किसका राजवैद्य था, तो कैसे याद करेंगे जब उसके बारे में सिर्फ एक लाइन आपने याद रखा है। अभी जब आप उसकी पूरी कहानी को समझ गए तो अब आपको पूरी कहानी प्रॉपर याद रहेगी और प्रॉपर ध्यान दे पाएंगे कि ये शायद हाँ हर्यक वंश के समय में कोई शासक था। फिर आप याद करने की कोशिश करेंगे कि हाँ पहला ही शासक था जिसका राजवैद्य जीवक हुआ करता था, ठीक है। तो ये कहानी ऐसे जुड़ते हुई जो है आपके इतिहास में कहीं ना कहीं जगह बना लेगी और अब आपके दिमाग में भी ये सेटअप करेगा, ठीक है। इसलिए जो है हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं और लेकिन बेहतर चल रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब आप जो पढ़ रहे हैं एक अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और चीजों को याद करते हुए, ये आपकी जिम्मेदारी है थोड़ी सी, क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत आपके दिमाग में छपना भी चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं छपेगा तो फिर लॉस होगा, याद रखिएगा। इसलिए अच्छा पढ़िए, भले ही थोड़ा धीरे पढ़िए, लेकिन जब भी एग्जाम में बैठिए तो एकदम कंप्लीट होकर बैठिए। ऐसा ना हो कि आप तैयारी कर रहे हैं बट आधा अधूरा तैयारी आपके पास है और आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो फिर आपके दिमाग पे ना दो बातें आएंगी कि क्या मैंने जो मेहनत किया था वो सक्षम नहीं है या सही नहीं है, ठीक है। दूसरा आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जहां से हम पढ़ रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां से तो क्वेश्चन बन नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको ना मेहनत करना पड़ेगा। इसमें देखिए बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं होता और आज के टाइम में कंपटीशन के लेवल आप देख ही सकते हैं। छात्रावास अधीक्षक में 6 लाख फॉर्म भरे थे, 3 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है और 300 पोस्ट है, 300 पोस्ट है और 3 लाख लोग हैं उसके लिए पीछे, ठीक है। तो स्थिति आपको समझ में आ रही होगी कि कंपटीशन का लेवल क्या है। नौकरी सबको चाहिए, ठीक है। तो नौकरी सबको चाहिए तो सबको तो मिल नहीं सकती है, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा, जिसको ये पूरी कहानी याद होगी उसको मिलेगा। तो आपको ये थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। हर क्षेत्र में आप चाहे टीचर के क्षेत्र में चले जाएं, चाहे आप एसआई का, अभी एसआई पोस्ट आ गया है, आपने देखा होगा फिर से, है ना। एसआई का पोस्ट आ गया है फिर से, आप लोग अगर चाहते हैं तैयार करना तो बिल्कुल उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो सारे सिलेबस ना हम लेकर चल रहे हैं, पूरी सिलेबस को मैनेज कर रहे हैं उसमें। तो प्रॉपर जो है जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं पहले एक बार सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, आते हैं वापस उदयभद्र के बारे में। तो देखिएगा, अजातशत्रु को मारकर जो है उदयन ने राजगद्दी प्राप्त कर ली और इसका सबसे पहला जो कारनामा था, याद रखिएगा, इसके समय जो है ना इसने राजधानी बदल दी थी। यानी इसने राजधानी बदला और राजधानी बना दिया किसको? पाटलिपुत्र को। तो वर्तमान में जो पटना है, याद रखिएगा, राजगृह को राजधानी किसने बनाया है? बिंबिसार ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पाटलिपुत्र को किसने बनाया है? उदयन ने, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया है, ठीक है। तो उदयन का नाम एकदम आईएमपी रख लीजिएगा इसको, ठीक है। कई बार जो है ना सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है, सोचिए अभी आपके लिए बोलेंगे कि आप सर यही क्वेश्चन पूछा था बस, कहाँ कि उदयन, लेकिन जब इतने सारे राजाओं का नाम पढ़ेंगे ना तो उसमें उदयन कब किस नाम में बदल जाएगा और पता ही नहीं चलेगा वहां पर ऑप्शन में, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद है कि, क्योंकि देखिए कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, विक्रमशिला का निर्माण, तक्षशिला का निर्माण किसने किया, और आप पढ़ेंगे प्रॉपर, हाँ कि कुमारगुप्त ने किया है, धर्मपाल ने किया है, ठीक है। लेकिन एट ए टाइम जो है आपको याद नहीं आएगा, वो 4 ऑप्शन में ना कंफ्यूजन बहुत सारा होगा, ठीक है। इसलिए इतिहास में हौच पौच बहुत होता है, बस एक सीक्वेंस आपको पढ़ना है, जरूरी है। चलिए देखिएगा, तो इसके बाद देखिएगा, ठीक है, पाटलिपुत्र। और एक बार एग्जाम में जो है ना पाटलिपुत्र का नाम पूछा गया था, याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र को और किस नाम से जाना जाता था, ठीक है, कुसुमपुरा। तो ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र को जो है ना कुसुमपुरा के नाम से जाना गया है, ठीक है। पहले ये कुसुमपुरा था। इसके पुत्रों की संख्या याद रख लीजिएगा, इसके 3 पुत्र थे, ठीक है, पुत्र 3 थे। एक था अनिरुद्ध, दूसरा था मुंडक और तीसरा था, याद रखिएगा, नागदशक, ठीक है। मुख्य तौर पर याद रखिएगा, मैंने जैन धर्म को जब पढ़ाया था, आपको याद होगा जब हम जैन धर्म पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसने जैन धर्म को संरक्षित किया था। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, यही वो व्यक्ति है जिसने जैन धर्म को संरक्षित किया था, ठीक है, उदयन, ठीक है। तो ये नाम याद आ रहा होगा आपको, तो ध्यान रखिएगा, धर्म था इसका जैन धर्म, ठीक है। तो ये एग्जाम में बहुत जरूरी पूछा गया, याद रखिएगा कि जैन धर्म के लिए सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है या सबसे प्रसिद्ध संरक्षक कौन है, प्रोटेक्टर कौन है, तो उदयन है, याद रखिएगा। उदयन का नाम बहुत ज्यादा फेमस है जैन धर्म को प्रशिक्षित सेव करने में, ठीक है।
अब देखिएगा इसके बारे में सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा, इसके तथ्य में या फैक्ट में एक बात याद रखिएगा जो आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। गंगा, सोन, नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। ठीक है, तो मेनली इसका काम था, याद रखिएगा, राजधानी को सेव करना, यानी अपने आप को सेव करना, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया था, याद रखिएगा, कि उज्जैन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर, ठीक है, स्थित पाटलिपुत्र को बसाया और इसने जो है मगध की राजधानी बना दी, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो है, इसके बाद जानकारी प्राप्त नहीं होता कि हरेक वंश का हुआ क्या, ये जानकारी अधूरा है, क्योंकि इतिहास में भी हमारे यहाँ क्या है, अंधकार है। कई बार आपको बता दूं कि हमारे इतिहास में पढ़ते हुए जो है ना, बीच बीच में जो है आपको लाइट चली जाएगी। कारण ये रहेगा क्योंकि हमारे पास इतिहासकारों ने इसके बीच में अंधेरा छोड़ दिया है, कोई जानकारी नहीं दी है, कहीं पर भी जानकारी नहीं मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस हरेक वंश में इसके बाद कोई बड़ा शासक नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अंतिम शासक था, याद रखिएगा, आपका नागदशक। ठीक है, तो यहीं पर बस आपको याद रखना है कि नागदशक के बारे में याद रखिएगा थोड़ा सा। नहीं, ये ऐसा पता ही नहीं चल पाता है। कारण क्या है, इसको मैंने तीसरे नंबर पे क्यों लिखा है आपको पता है? इसके दो बड़े भाई हैं, अनिरुद्ध और मुंडक। ठीक है, तो अगर ये मारेगा तो ये दोनों तो इसको नहीं छोड़ेंगे, है ना। अगर अनिरुद्ध ने मारा होता तो बात अलग होता और हमको जानकारी होती, लेकिन नागदशक ने शासन किया, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों की स्थिति जो है कहीं से डामाडोल हो चुकी थी, यानी इसकी जानकारी नहीं मिलती है, याद रखिएगा, क्योंकि इन लोगों ने कोई काम ही नहीं किया। देखिए ध्यान रखिएगा, राजा वही है जिसके बारे में हमको साक्ष्य मिलता है, एविडेंस मिलता है, पहला चीज। दूसरा, अगर उस राजा ने कोई एविडेंस लाया है या अपने स्थिति में कोई काम कराया होगा, जैसे कि इसने पाटलिपुत्र को बसाया उज्जैन ने, बस इसमें आपने क्या पढ़ा, यही एक लाइन पढ़ा है केवल, कि गंगा और सोन नदियों के मध्य स्थित पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और उसको बसाया। ठीक है, तो इसका कारण मैं आपको बता सकता हूं कि इसका कारण क्या था। कारण था राजगृह जो है उतना सेफ नहीं था जितना आपका पाटलिपुत्र सेफ है। ठीक है, तो सेफ्टी पर्पज से याद रखिएगा, इसने अपनी राजधानी को, अपने कैपिटल को सेफ करने का प्लान किया और उसके बाद जो है अपने राज्य का विस्तार प्रारंभ किया। ठीक है, लेकिन अब इसके कारण क्या हुआ, याद रखिएगा, क्योंकि इसके 3 पुत्र थे। ठीक है, तो कारण यह हो सकता है कि उज्जैन की मृत्यु का कारण अनिरुद्ध हो सकता है, लेकिन इसके कोई साक्ष्य नहीं है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि नागदशक, जो हमको जानकारी मिलता है कि अंतिम शासक कौन था, नागदशक था, ये जानकारी जरूर मिलता है कि हरेक वंश का अंतिम शासक जो था वो था नागदशक। ठीक है, तो याद रखिएगा नागदशक जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक के तौर पर जानकारी मिलता है नागदशक के बारे में। ठीक है, तो नागदशक जो है ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था, याद रखिएगा। ठीक है, तो नागदशक का जो टाइम रहा, याद रखिएगा, 445 टू 412 BC। ठीक है, अब इस समय जो है ना एक घटना घटी थी, याद रखिएगा। नागदशक का जो प्रशासन तरीका था ना वो अच्छा नहीं था। ठीक है, अब हुआ क्या, ऐसे कारणों से ना जनता जो है अपने ही राजा के विरुद्ध हो चुकी थी इस समय। ठीक है, यानी जनता जो है यह चाहती थी कि हमारा जो शासक है वो मर जाए, स्थिति ऐसी बन गई थी। यानी ये समझिएगा कि नागदशक जो है एक अच्छा शासक ना सिद्ध हुआ और स्थिति ये आई कि तथ्य के तौर पर याद रखिएगा, फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा कि नागदशक को 412 BC में जनता ने, यानी जो आम लोग थे, वहां के जनता थी, जो प्रजा थी, पीपल थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, याद रखिएगा, राजगद्दी से हटावा दिया। ठीक है, राजगद्दी से हटवा दिया, यानी हटा दिया। और इसका एक अमात्य था, अमात्य याद रखिएगा पुरोहित को कहा जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो है, जैसे हम देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, अमात्य मतलब एक प्रधानमंत्री भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो कई बार जो है ना आपको अमात्य
या महामंत्री, ऐसे शब्द को मिलेगा, याद रखिएगा। तो जो अमात्य था, याद रखिएगा, ये इस समय का महामंत्री था, और ये था अमात्य आपका शिशुनाग। ठीक है। अब शिशुनाग ने, याद रखिएगा कि जनता से जैसे ही नागदशक जो है राजगद्दी से हटा, तो शिशुनाग क्या हुआ, राजगद्दी प्राप्त कर लिया इसने, यानी इसको राजगद्दी मिल गई। ठीक है। तो शिशुनाग जो है जैसे ही राजगद्दी प्राप्त करता है, और इस प्रकार से यहां पर नागवंश की शुरुआत हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है। तो जनता ने हटाया किसको, नागदशक को, और शिशुनाग को जो है अमात्य को शासक बना दिया, याद रखिएगा। और इस तरीके से एक नया वंश यहाँ पर चालू होता है आपके मगध के क्षेत्र में। ठीक है। यानी अमात्य को राजा बनाकर जो है एक नागवंश की या शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी इसने, है ना। तो इस प्रकार से याद रखिएगा शिशुनाग वंश जो है अब शुरुआत होता है इस समय का मगध के क्षेत्र में, शिशुनाग वंश का। ठीक है। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। यहां तक आपने हर एक वंश पढ़ा। ठीक है। चलिए अब शिशुनाग के बारे में यहां पर पढ़ते हैं, देखिएगा शिशुनाग वंश के बारे में। तो 412 बीसी से लेकर, याद रखिएगा, 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक शिशुनाग वंश का समय रहा है, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए शिशुनाग वंश के समय में, याद रखिएगा, इसके संस्थापक के तौर पर आप ये कह सकते हैं, संस्थापक के तौर पर जो है ना, फिर से क्या होता है, जैसे ही उदयन ने क्या किया था, पाटलिपुत्र को बसाया, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी। ठीक है, सेफ्टी की पर्पज से। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही नागदशक की जो स्थिति आई है, नागदशक में क्या किया गया, वहां की जनता ने उसे गद्दी से उतार फेंका। ठीक है, शिशुनाग को जगह दे दिया। तो शिशुनाग ने समझा कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो आज के समय नहीं तो कल के समय मुझे भी यहां से निकाल के फेंक दिया जाएगा। मतलब पाटलिपुत्र की जनता जो है ये बहुत ज्यादा सूझबूझ वाली है, या कुछ भी तरीके से समझ सकते हैं। तो इसने सबसे पहले क्या किया, अपना राजधानी चेंज कर दिया। बोला मेरे को वापस वहां नहीं रहना, वरना आज के दिन जो कल के दिन उसके साथ हुआ था, आज मेरे साथ भी हो सकता है। ठीक है। तो इसने क्या किया, याद रखिएगा, सबसे पहले तो याद रखिएगा इस समय का जो सबसे पहला शासक था या संस्थापक जो था, याद रखिएगा, वो था शिशुनाग। संस्थापक शिशुनाग। और इसने जो राजधानी बनाई थी, याद रखिएगा, वो था, हाँ, ये नागवंश की शुरुआत हो रही है, यानी इसको नागवंश या शिशुनाग वंश बोलते हैं। ठीक है। मतलब अगर नागवंश या कहीं पर शिशुनाग लिखा गया है तो गलत नहीं है, याद रखिएगा। तो इसे हम कहते हैं शिशुनाग वंश, और इसका संस्थापक है शिशुनाग, और इसने राजधानी क्या कर दिया, वैशाली। ठीक है। तो याद रखिएगा वैशाली। अब देखिए इसका भी प्रमाण देखिएगा, इसने भी क्या क्या किया था। ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये पूरा जो टाइम जोन मैंने आपको बताया है, ये शिशुनाग वंश के बारे में बताया है, 412 से लेकर 344 बीसी तक का समय। लेकिन अगर हम शिशुनाग की बात करेंगे केवल, ठीक है, तो इसमें जो है कालाशोक, शिशुनाग, ये वाले वंश है, याद रखिएगा, है ना। तो इन लोगों में अलग अलग बदलाव आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा हम बात करते हैं शिशुनाग के बारे में, यानी शासक के तौर पर जो है शिशुनाग के बारे में सबसे पहली बात करेंगे। ठीक है। तो ये था शिशुनाग वंश के बारे में। अब देखिए इसी के अंतर्गत जो है ना हम राजा के बारे में बात कर रहे हैं, ये था वंश। अब सबसे पहले शासक की बात करेंगे, तो याद रखिएगा शासक के तौर पर पहला जो शासक था वो था आपका शिशुनाग। ठीक है। ये पहला शासक बना शिशुनाग वंश का, और इसी ने स्थापना की शिशुनाग वंश की। ठीक है। तो इसका जो टाइम जोन है, याद रखिएगा, वो है 412 से 344 का समय है। ये पूरा शिशुनाग का है, याद रखिएगा, वंश का है 394 तक, याद रखिएगा। यानी 412 से लेकर 394 बीसी तक जो है शिशुनाग जो है शासन किया, याद रखिएगा। ठीक है। अब यहां से लेकर याद रखिएगा इसने सबसे पहले काम क्या किया है, इसने पहले क्या है, याद रखिएगा, राजधानी परिवर्तन। तो पहले राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र, और बाद में हो गई वैशाली। ठीक है। तो इसने अपना राजधानी परिवर्तित कर दिया, याद रखिएगा। ठीक है। कारण मैंने आपको बता ही दिया है।
इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इसने जो है ना साम्राज्य विस्तार किया। अब देखिए इसका साम्राज्य विस्तार देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे ना मगध के अंदर पूरे के पूरे महाजनपद आने लगेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अभी तक कौन कौन से महाजनपद आ गए हैं, तो याद रखिएगा अभी तक जो है ना वज्जी आ चुका है, कौशल के बारे में बात चल ही रही है, यानी कौशल भी कहीं ना कहीं रिलेशन में आ गया है ना, अवंती भी आ गया था। लेकिन अवंती के साथ एक बात ध्यान रखिएगा, अवंती तो दोस्ती के साथ था ना, यानी अवंती से तो दोस्ती थी, चंड प्रदोत है ना, तो उससे क्या है एक मित्रता थी, लेकिन वो उसके अंडर नहीं था। याद रखिएगा दोस्ती में क्या होता है, कोई रिलेशन नहीं होती है, दोस्ती में ऐसा होता है कि कल के दिन में क्या होगा, दुश्मनी हो जाएगी, बिकॉज यहां पर क्या हुआ, राजा चेंज हो गया है, अब वो दोस्त तो नहीं रह गया इसका। तो ये क्या करेगा, याद रखिएगा साम्राज्य के विस्तार में सबसे पहले अवंती पर क्या करेगा, आक्रमण कर देगा, ठीक है। अब अवंती को अपने में मिला लेगा, याद रखिएगा, यानी पहला शासक जिसने अवंती को जीता था, याद रखिएगा शिशुनाग है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो साम्राज्य विस्तार में याद रखिएगा अवंती पर आक्रमण कर मगध में शामिल किया, ठीक है। यानी अवंती उज्जैन का जो क्षेत्र है, याद रखिएगा उस पर आक्रमण करके जो है इसने क्या किया शामिल कर लिया, ठीक है। तो 2 राज्य पे इसमें अधिकार किया था, याद रखिएगा, ठीक है। और काफी बार जो है एग्जाम में पूछा था, याद रखिएगा कि अवंती पर आक्रमण किसने किया था, पहला शासक जिसने अवंती पर अधिकार किया था, ठीक है। तो पहला अवंती राज्य है और महाजनपद है, और दूसरा है आपका वत्स महाजनपद को हराया और मगध में मिलाया। तो 2 क्षेत्र याद रखिएगा इसने शामिल कर लिया। अब ऐसे करके क्रमबद्ध रूप से आप मगध के राजाओं को गिनेंगे ना, तो हर कोई किसी न किसी महाजनपद को जीतकर मगध में मिलाता चला जाएगा। अंततः क्या होगा, सारे महाजनपद किसके अंदर आ जाएंगे, मगध के अंदर। इसी तरीके से आपको याद रखना है किसने किसको हराया है ना, क्योंकि महाजनपद आप 16 महाजनपद पढ़ते हैं, और उसके बाद मगध का उत्कर्ष क्यों पढ़ा जाता है, यही कारण है कि मगध वाले जितने राजा आए हैं किसी न किसी को हराकर मगध में शामिल करते जाएंगे और मगध का क्षेत्र बढ़ता जाएगा। ऐसा माना जाता है, याद रखिएगा इसके शासनकाल में, ठीक है, शिशुनाग के शासनकाल में क्या हुआ था, तो ध्यान रखिएगा शिशुनाग के शासनकाल में ना इसका जो विस्तार हुआ था, साम्राज्य का जो विस्तार हुआ था, ये बंगाल तक चला गया था, ठीक है। साम्राज्य विस्तार में पूर्वी क्षेत्र बंगाल तक विस्तृत हो गया था, ठीक है। यानी पूर्वी क्षेत्र जो है इसका बंगाल तक विस्तृत हो गया था, और कहा जाता है, याद रखिएगा, कि बंगाल से मालवा तक पूरा इसका विस्तार था, यानी शिशुनाग का जो क्षेत्र था वहां तक मगध दिखता था, ठीक है। तो पूर्वी क्षेत्र था आपका बंगाल तक, और पश्चिमी क्षेत्र था आपका मालवा तक, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका कालाशोक, ठीक है। कालाशोक के बारे में देखिएगा, तो शिशुनाग वंश में दूसरा शासक हुआ, वो कहलाया कालाशोक, ठीक है। कालाशोक याद रखिएगा, इसे कहा जाता है कालाशोक, और 394 से लेकर 394 टू 366 बीसी तक का समय इसका रहा है, ठीक है, कालाशोक, ठीक है। इसे कालाशोक कहा गया है, याद रखिएगा। और इसका उपनाम है, याद रखिएगा इसे कालाशोक क्यों कहते हैं पता है आपको, काला का मतलब क्या होता है, काला, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम भी है, याद रखिएगा, देखिएगा इसका उपनाम है। अच्छा, जनरली जो है ना, जो काला होता है उसको कुछ ना कुछ नाम रख दिया जाता है, तो याद रखिएगा इसे कहा जाता था काक वर्ण। काक मतलब क्या होता है, कौवा, ठीक है, और वर्ण मतलब क्या होता है, रंग, कौवे का रंग, ठीक है, काकवर्ण, याद रखिएगा, इसलिए कालाशोक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसके उपनाम में भी काकवर्ण आता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कालाशोक ने क्या किया, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, ठीक है, और इसने किया था राजधानी परिवर्तन। फिर से बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो शासक आता है ना, वो कुछ ना कुछ काम करके जाता है जिसके नाम पर वो इतिहास चलता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, फिर से हाँ राजधानी परिवर्तन किया, याद रखिएगा।
ठीक है, वैशाली से फिर से कहाँ बना दिया, पाटलिपुत्र को। तो ध्यान रखिएगा, वैशाली से फिर से पाटलिपुत्र आ गए आप लोग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसने फिर से जो है वैशाली से जो है पुनः पाटलिपुत्र जो है राजधानी परिवर्तित किया। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके टाइम जोन में आपको एक बात याद आएगा, अगर आप याद रखेंगे कि बौद्ध संगति का, तो दूसरा बौद्ध संगति इसके शासनकाल में हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कालाशोक के समय, ठीक है, अका अक मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये कालाशोक का अका वाला जो हिस्सा है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, तथ्य में, फैक्ट में याद रखिएगा, 383 बीसी शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पुनः आयोजित कराया था द्वितीय बौद्ध संगति, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र क्षेत्र में। तो वैशाली में, याद रखिएगा, पहले वैशाली में हुआ, रावे पाकू, ठीक है। तीसरा होगा आपका पाटलिपुत्र में, ठीक है। तो पहला जो है ना वैशाली में होता है, याद रखिएगा। यानी कि इसने जो है ना, जैसे ही, याद रखिएगा, देखिए 394 से आप वापस जाते जाएंगे, याद रखिएगा, तो 383 के पास पहुंचेंगे। उल्टा चलता है हमारा ये बीसी वाला रूल, ठीक है। तो फिर आप 366 तक पहुंचेंगे। जब 383 तक पहुंचते हैं, याद रखिएगा, तब तक वैशाली के आसपास ही हैं आप। और वैशाली में जो है, ठीक है, पहला हुआ राजगृह में, दूसरा हुआ है आपका वैशाली में, रावे पाकू, याद रखिएगा। तो पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, और उसके बाद आपका पाटलिपुत्र, और उसके बाद कुंडलवन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 4 बौद्ध संगति है जिसको रावे पाकू के तरीके से याद करना होता है ना। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ है, याद रखिएगा, वो हुआ है आपके वैशाली में, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, वैशाली क्षेत्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा जो शासक है इसके बारे में याद रखिएगा, नंदीवर्धन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, ठीक है। तो नंदीवर्धन जो है नागवंश का अंतिम शासक था, याद रखिएगा, और 366 टू 344 के आसपास, ठीक है। तो याद रखिएगा, लगभग 366 से 344 जो है बीसी तक का समय इसका रहा है। और इसमें सिर्फ एक लाइन आपको याद रखना है कि नागवंश का अंतिम शासक कौन है, अंतिम शासक नंदीवर्धन। किसने मारा इसको, तो ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो मारेगा उसके बाद उसका शासन होगा, ठीक है। तो नंदीवर्धन को मारकर, याद रखिएगा, महापद्मनंद ने, महापद्मनंद ने नंदीवर्धन की हत्या कराई, हत्या कर नंद वंश की स्थापना की, ठीक है। तो नंदीवर्धन के लिए केवल इतना ही लाइन याद रखना है आपको कि नंदीवर्धन जो है अंतिम शासक के तौर पर जाना जाता है, ठीक है, नागवंश का। तो देखिए, हर्यक वंश में आपने याद रखा कि हर्यक वंश में जो है कौन कौन आया था, पहले नंबर पर आया बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार ने अपना 3 नीति अपनाया, याद रखिएगा, दिमाग पर रखिएगा इस बात को। उसके बाद कौन आया, अजातशत्रु, 2 नियम इसने अपनाया था, ठीक है। इसको मार दिया किसके द्वारा, उदयन ने मारा, ठीक है। तो उदयन जो है, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र बसाया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही फोकस है इस पे, उदयन पे यही फोकस रखिएगा। और अंतिम शासक कौन है हर्यक वंश का, इसके बाद ये तो नागवंश का हो गया, अजातशत्रु दूसरे नंबर पे आता है। नागदशक, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, वरना यही लाइट है, ठीक है, आराम से चला जाता है, मेमोरी चली जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या, इससे क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा, कि उदयन के कितने पुत्र थे, 3 पुत्र, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। तो नागदशक अंतिम शासक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर शिशुनाग आ जाता है, याद रखिएगा, और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। और शिशुनाग वंश के बाद जो है, याद रखिएगा, शिशुनाग पहला शासक, कालाशोक दूसरा, और तीसरे नंबर पे आता है आपका नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन की मृत्यु का कारण कौन है,
महापद्मनंद, और ये जब आता है याद रखिएगा नंद वंश की स्थापना होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नंद वंश के बारे में, याद रखिएगा, क्योंकि नंद वंश जो है ना सबसे खतरनाक वंश माना जाता है, याद रखिएगा, इस पूरे टाइम जोन में। हर्यक वंश तो था ही खतरनाक, पितरहंता वंश था, ठीक है, लेकिन महापद्मनंद या नंद वंश की जब बात की जाती है ना, तो उस समय की बात कुछ अलग ही होती है आपके पूरे इतिहास में, मगध के इतिहास में। कारण क्या है? कारण यह है कि महापद्मनंद के बाद जब हम घनानंद की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पागल राजा जो है नाम पर कंसीडर किया जाता था, याद रखिएगा। पागल क्यों? क्योंकि लोग डरते थे इससे, ठीक है, और इतना डरते थे कि कुछ नहीं कर सकते थे, याद रखिएगा। यानी पता होता था कि राजा कौन है भारत में या मगध के क्षेत्र में विस्तार कौन कर रहा है, तो अपने आप अपना क्षेत्र छोड़कर भाग जाते थे। ठीक है, तो मगध के क्षेत्र में सबसे डरावना या सबसे ज्यादा डर जो फैला हुआ था इसी नंद वंश से फैला हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं महापद्मनंद की। तो देखिएगा, सबसे पहला महापद्मनंद का जो समय रहा है, ठीक है, 344 से लगभग, ठीक है, 329 तक का समय रहा है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मगध साम्राज्य में या मगध के साम्राज्य में सबसे छोटा कार्यकाल किस शासन या किस वंश का रहा है, तो नंद वंश का रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, नंद वंश का समय बहुत छोटा रहा है। ठीक है, अब भले ही राजा बहुत खतरनाक रहे हों, लेकिन उनका जो जीवन लीला है ना वो बहुत कम टाइम का रहा है, यानी लाइफ जो है ना ये बहुत छोटा रहा है इसमें। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं, देखिएगा। ठीक है, नंद वंश के बारे में ध्यान रखिएगा, नंद वंश। ठीक है, तो नंद वंश जो है ना इसके संस्थापक का नाम महापद्मनंद है, याद रखिएगा, संस्थापक महापद्मनंद। ठीक है, संस्थापक का नाम महापद्मनंद है, याद रखिएगा। और इनका जो टाइम जोन है, याद रखिएगा, नंद वंश का, वो केवल सोचकर देखिए 344 से लेकर 321 बीसी तक का है। तो कुछ ही साल जो है ये नंद वंश चला था, याद रखिएगा। और अगर हमेशा पूछा जाए, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है, तो लगभग अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 21-22 साल का शासन रहा है इसमें। ठीक है, नंद वंश का। तो याद रखिएगा कि मगध साम्राज्य का सबसे छोटा कार्यकाल वाला वंश कौन सा है? नंद वंश। मगध साम्राज्य का सबसे छोटा कार्यकाल वाला वंश, ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा बौद्ध साहित्य के अनुसार, यानी बौद्ध साहित्य में बताया गया है, याद रखिएगा, कि इस 22 वर्षों में 9 क्रमिक शासक हुए, यानी इन लोगों में 9 शासक हुए। 22 साल में 9 शासक आ चुके थे इनमें। ठीक है, बौद्ध साहित्य के अनुसार याद रखिएगा कि कुल जो 22 साल इनका था, इस समय में जो 22 साल निकल कर आ रहा है, याद रखिएगा, उस 22 सालों में 9 राजा बन चुके थे इनके अंदर। 9 राजा आए थे, कोई 1 साल जी रहा है, कोई 2 साल, कोई 3 साल, इस तरीके से 9 शासक बने थे, याद रखिएगा। और कहां से प्रमाण मिलता है? बौद्ध साहित्य से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एविडेंस है बौद्ध साहित्य। ठीक है, अब देखिएगा महापद्मनंद के बारे में एक बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो याद रखिएगा संस्थापक के तौर पर महापद्मनंद, और ध्यान रखिएगा राजधानी इसने शिफ्ट नहीं की थी, इसका राजधानी पाटलिपुत्र ही था। ठीक है, पाटलिपुत्र। अब बात करते हैं महापद्मनंद के बारे में। देखिएगा, सबसे पहले महापद्मनंद महापद्मनंद जिसने नंद वंश की स्थापना की, याद रखिएगा। तो इसका जो टाइम जोन रहा है, याद रखिएगा, 344 से 344 से 329 बीसी तक का। ठीक है, नंद वंश का शुरुआत इसी ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें जो है ना कई बार इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट आए हैं, याद रखिएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इतिहास में ना कभी कभी कई बार जो है ऐसे कुछ शब्द लिखे जाते हैं जो हमको लगता है कि कभी कभी कि जानबूझकर अतिशयोक्ति कर दी गई है। ठीक है, क्योंकि महापद्मनंद या जितने भी अभी ये राजा आप सुनेंगे, कई बार कहा जाता था कि इसके अंदर जो है ना 100 हाथियों का बल था, ऐसा कहा जाता है महापद्मनंद के अंदर। ठीक है, तो ये कहा जाता है केवल, लेकिन अब कुछ फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, याद रखिएगा। तो कुछ तथ्य यहां पर शुरू से ही याद रखिएगा। पुराणों के अनुसार, ठीक है, पुराणों के अनुसार जो है इसे शूद्र शासक माना गया है।
ठीक है, तो पहला शूद्र शासक याद रखिएगा महापद्मनंद है। ठीक है, मगध साम्राज्य का पहला शूद्र शासक महापद्मनंद। ठीक है, और याद रखिएगा इसे कहा जाता था, यानी इसे महापद्मनंद को सर्वक्षतांत्रक, ये सर्वक्षतांत्रक एक संस्कृत शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, क्षत्रियों का नाश करने वाला, कहा जाता था। क्षत्रिय राजाओं का नाश करने वाला, याद रखिएगा। ठीक है, कौन था जो क्षत्रियों को नाश करने वाला था, किसी को पता है? हमारे इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति जो क्षत्रियों का नाश करने के लिए पैदा हुआ था, मतलब ऐसा कहा जाता है कि उसके होने से जो है ना पृथ्वी पर क्षत्रियों का नाश होने लगा था। अगर आप लोग कुछ ऐसे भगवान वाले एपिसोड देखते होंगे तो आपको याद आ जाएगा वो। ठीक है, परशुराम का नाम सुना? परशुराम का अवतार माना गया है ये। ठीक है, तो एक और नाम दिया गया इसको, भार्गव, याद रखिएगा। परशुराम का अवतार या भार्गव कहा गया है, या फिर सर्वक्षतांत्रक कहा गया है। सर्वक्षतांत्रक एक संस्कृत शब्द है, याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला, यानी क्षत्रियों को मारने वाला। ठीक है, ठीक है, तो इसके संबंध में ना बहुत सारे फैक्ट आते हैं, थोड़ा सा फैक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, यानी महापद्मनंद से जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो इन क्वेश्चन को हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो देखिएगा तथ्यों में सबसे पहला, ठीक है, अब देखिएगा तथ्यों में ना सबसे पहला तथ्य इसके संबंध में आता है, याद रखिएगा, जिसमें यह बताया जाता है, याद रखिएगा, कि जिसने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की परिकल्पना की थी, यानी पहला शासक जिसने अखिल भारतीय साम्राज्य की परिकल्पना की। ठीक है, अखिल भारतीय साम्राज्य का मतलब ध्यान रखिएगा, जिसमें यह कहा जाता है कि भारत के जितने भी महाजनपद हैं, ठीक है, सभी को एक करके एक क्षेत्र जो है पूरा का पूरा विस्तृत कर दिया जाए। ऐसा सपना किसने देखा था? महापद्मनंद ने देखा था। ठीक है, तो पहला शासक था, याद रखिएगा, इस प्रकार के सपना देखने वाला या परिकल्पना करने वाला। ठीक है, अब इसके पावर के बारे में भी काफी कुछ लोगों ने बताया है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासक, जो जैसे मैंने आपको बताया कि उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक था ये, और मगध में होना तो अपने आप में ही एक बताता है कि मगध में जो शासक रहा है सबसे शक्तिशाली ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि डीएनए लेवल ही यही है, मतलब ये डीएनए में ही है, याद रखिएगा, कि उस व्यक्ति में शक्तिशाली है वो, इसलिए मगध में है। ठीक है, अगर वो मगध में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो शक्तिशाली नहीं है, और दूसरा अगर वो मगध में है तो 4 दिन के लिए रह पाएगा, क्योंकि 4 दिन के लिए इसलिए क्योंकि बाकी लोग हटा देंगे उसको तुरंत, अगर वो शक्तिशाली नहीं है तो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, महापद्मनंद को तत्कालिक समय में, यानी उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। ठीक है, अब यहां पर 2 साक्ष्य याद रखिएगा, एक है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, ये खारवेल का है, याद रखिएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख। उड़ीसा का हाथी गुम्फा जो है ना, आप जब जाएंगे उड़ीसा के क्षेत्र में तो वहां पर उड़ीसा के क्षेत्र में ना अभी भी जो केव है, याद रखिएगा। ठीक है, तो वहीं पर एक अभिलेख प्राप्त हुआ था, उसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, तो वो जो इंस्क्रिप्शन है, याद रखिएगा, उस इंस्क्रिप्शन के बारे में है कि उसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख, और ये खारवेल का है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, खारवेल राजा है, इसका नाम है खारवेल, याद रखिएगा। इसने एक राइटिंग किया, ठीक है, स्क्रिप्ट लिखा, याद रखिएगा, तो वो जो अभिलेख है उसमें लिखा था इसके बारे में, महापद्मनंद के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। हाँ, कलिंग नरेश खारवेल, हाँ, इसको ऐसा बोलते हैं क्योंकि कलिंग का है उड़ीसा में,
तो ये उड़ीसा के क्षेत्र की बात हो रही है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं कलिंग नरेश खारवेल, क्योंकि ये जो है ना कलिंग का नरेश हुआ करता था, खारवेल। ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ खारवेल बोल रहा हूं, आप आगे पूरी तरीके से उसको पढ़ेंगे। ठीक है, केवल हम साक्ष्य की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा कि कलिंग नरेश खारवेल के अनुसार। ठीक है, इसने बताया है कि इसने क्या किया था, कलिंग को जीता था। किसने? महापद्मनंद ने कलिंग को जीता। कलिंग को जीता और वहां एक नहर खुदवाई। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा एक नहर खुदवाया था, किसने? महापद्मनंद ने, कलिंग में। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये कभी कभी वन लाइन फैक्ट में आते हैं। याद रखिएगा कि कलिंग में पहली बार जो है नहर किसने खुदवाया था? महापद्मनंद ने। ठीक है, क्योंकि यही नहर जो है ना बार बार पूछा जाएगा, बार बार देखिएगा आगे जाकर भी। अभी जितने राजा आएंगे उस पर कुछ ना कुछ काम करेंगे उस नहर पर। ठीक है, तो जब उस पर काम करेंगे तो सबसे पहले पूछा जाएगा किसने बनवाया, फिर इसमें किसने काम किया। तो ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि पहली बार जो है ना नहर खुदवाने की जानकारी जो मिलती है कलिंग में, वो महापद्मनंद के द्वारा मिलती है। ठीक है, और ये साक्ष्य या एविडेंस किसमें मिला है? हाथी गुम्फा अभिलेख में, जो कि कलिंग नरेश खारवेल का है। ठीक है, ठीक है, बाकी आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, याद रखिएगा। ठीक है, पांडिनी का नाम सुना है आप लोगों ने? पांडिनी, हाँ ध्यान रखिएगा, संस्कृत के व्याकरण लिखने वाले, संस्कृत का व्याकरण लिखने वाले। ठीक है, याद रखिएगा पांडिनी जो है ना महापद्मनंद का मित्र था, ये ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा गया है, पीएससी में पूछा गया, याद रखिएगा कि पांडिनी जो है किसके मित्र के तौर पर जाने जाते हैं? तो महापद्मनंद के मित्र के तौर पर जानते हैं, याद रखिएगा। यानी व्याकरणाचार्य पांडिनी की मित्रता जो है महापद्मनंद से थी, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा सीधे से इस पूरी कहानी में जो है ना इसके 8 पुत्र थे। महापद्मनंद के कितने पुत्र थे? 8 पुत्र। ठीक है, यानी महापद्मनंद के जो पुत्र थे उनकी संख्या थी 8, और उसी में से एक पुत्र था, याद रखिएगा, घनानंद, जिसको हम क्या कहते हैं? पागल राजा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यही बाद में क्या बनता है? अंतिम शासक बनता है, याद रखिएगा, नंद वंश का अंतिम शासक, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस बीच में जो है ना इन 8 पुत्रों में घनानंद शासक बनता है, ध्यान रखिएगा इसके बाद। ठीक है, तो इसको हमको यहां पर समझना होगा कि 344 से 321 तक का नंदवंश का समय रहा है, जिसमें से 344 से लेकर 329 तक का समय किसका रहा? महापद्मनंद का। अब 29 से लेकर 21 तक का समय किसका आ जाएगा? आपके घनानंद का समय आता है। तो ध्यान रखिएगा घनानंद का समय, घनानंद 329 से 321 बीसी तक का समय इसका रहा है। ठीक है, घनानंद के बारे में याद रखिएगा। अब देखिए घनानंद के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा नंद वंश का, ठीक है, नंद वंश का अंतिम सम्राट था ये। अब सम्राट कैसे बना? अच्छा एक बात और, महापद्मनंद के समय ना एक बात और याद रखिएगा, इसने जो है ना कुछ उपाधि धारण किया था। ठीक है, उस उपाधि को जरूर ध्यान रखिएगा। इसने जो है, क्योंकि देखिए इतना ज्यादा बलवान था कि बोला जाता था कि इतने हाथियों का दम था इसमें। ठीक है, तो इसने क्या किया था? कुछ उपाधि धारण किया था, उस उपाधियों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके 2 उपाधि हैं। ठीक है, उपाधि के तौर पर, तो ध्यान रखिएगा इसके 2 उपाधियों का नाम, एक था आपका एक राट और एक आपका छत्रराट। एक राट और छत्रराट, याद रखिएगा। तो 2 प्रकार की उपाधि धारण किया था, याद रखिएगा, एक राट की उपाधि और एक छत्र की उपाधि, जिसको छत्रराट कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, एक राट, जैसे मैंने आपको कहानी सुनाई थी, याद रखिएगा, जब हम वैदिक काल पढ़े थे, याद रखिएगा, राजाओं के बारे में, कि जो पूर्व में जीता था, ठीक है, जो मध्य में जीता था, ठीक है, राजा दक्षिण में भोज कहलाता था। तो दक्षिण के राजाओं को हम बोलते हैं ना राजा भोज,
इतने सारे दक्षिण के राजा हैं, ठीक है। उसी प्रकार मध्य के राजा को विराट कहते थे, ठीक है, और संपूर्ण को हम कहते थे हाँ सम्राट आता था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना नामकरण होता था, याद रखिएगा राजाओं का नामकरण, ठीक है। तो इसने उपाधि धारण की थी एकराट की, क्योंकि एक छत्र का पूरी तरीके से ये क्या किया था, जीत चुका था, इसलिए इसको एकराट कहा जाता है, ठीक है। तो इसने खुद धारण किया था, ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। दूसरा कोई जब तक उपाधि देगा तो अलग होता है, खुद धारण करूंगा तो अलग होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वैल्यू कब होगी, जब दूसरा कोई देगा, ठीक है। आप अपने मन से बोलेंगे मेरे को ये बोलिएगा, ठीक है, तो वो ज्यादा समय तक विस्तृत नहीं होगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जब भी एग्जाम में पूछा गया हो तो हमेशा उपाधि दूसरे के द्वारा जब दिया जाता है ना, उसको पूछा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, सरदार की उपाधि किसने दी, पूछा जाता है ना। ये तब पूछा जाता है क्योंकि दूसरे ने दी थी। अगर वही मैं खुद से रख लेता नाम तो नहीं होता कभी, याद रखिएगा एग्जाम में फिर वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा जब भी कोई जैसे पूछा जाता है ना कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, है ना, ये तब ध्यान रखिएगा क्योंकि दूसरे ने उपाधि दी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर स्वयं से उपाधि धारण कर ली है तो बहुत सारे राजा हैं जो नए नए उपाधि धारण करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा घनानंद के बारे में, ठीक है। देखिएगा घनानंद के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, अंतिम सम्राट है, ठीक है। और ये जो है सिकंदर का समकालीन है, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नंद वंश का अंतिम सम्राट, ठीक है, नंद वंश का अंतिम सम्राट है ये। साथ ही साथ याद रखिएगा सिकंदर का समकालीन है, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा कि सिकंदर का समकालीन कौन कौन है, तो याद रखिएगा बहुत सारे लोग हैं इसके समकालीन, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य भी आएगा उस समय में, ये भी आएगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सिकंदर के समकालीन के तौर पर बहुत सारे नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को तय रखिएगा कि आपको ये याद रखना है। तो देखिएगा सिकंदर का समकालीन ये क्यों है, चंद्रगुप्त मौर्य ना बहुत छोटा पड़ जाता है उसके सामने। लेकिन एक बात जरूर कहा जाता है कि कई बार जो है ना यूनानी इतिहासकारों ने यह भी बात कहा है कि एक समय आया था जब सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपस में एक दूसरे से बात करके गुजर गए थे, ठीक है। लेकिन इसका व्याख्या जो है ना कहीं पर भी इतिहास में नहीं दिया गया है। तो ये जो है ना केवल इतिहास की एक परंपरा है जिसको हम मान करके चले गए हैं, याद रखिएगा, है ना। तो यहां पर जरूर याद रखिएगा सिकंदर का समकालीन है आपका घनानंद। अभी सिकंदर की कहानी आप पढ़ेंगे, ठीक है, जब हमारे यहाँ जो है आक्रमण होगा भारत में। देखिए अभी तक कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुआ है। अभी आप मगध का उत्कर्ष पढ़ रहे हैं, मगध में जो आपस में लोग लड़ रहे हैं, है ना, महाजनपद काल के तौर पर 16 महाजनपद है और आपस में लड़ रहे हैं। अभी वत्स अंदर आ चुका है मगध के, ठीक है, अवंती आ चुका है, वज्जी आ चुका है, ठीक है, कौशल क्षेत्र से संबंध है, याद रखिएगा। तो ये क्या धीरे धीरे जो है ना अपना विस्तार कर रहा है मगध, ठीक है। इसी विस्तार में जो है ना अब धीरे धीरे जो है लोग, विदेशी जो लोग हैं ना, अब भारत की तरफ देखेंगे कि भारत के पास जो है ना अच्छा खासा जो है एक कृषि के क्षेत्र में तो हमारी उत्पादकता काफी बढ़ गई थी, आर्थिक क्षेत्र मजबूत हो चुका था, भौगोलिक क्षेत्र काफी अच्छा माना जाता था, ठीक है। तो अब विदेशी आक्रमण इससे होने लगेगा कि भारत का विस्तार काफी तेजी से हो रहा है, यानी यहाँ के राजा जो है ना काफी धन्य धान्य वाले हैं। तो विदेशी लोग जो है अब इंटर करेंगे आपके भारत में। इसी के समय जो है अब धीरे धीरे विदेशी लोग आना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। देखिएगा तो पहले तो ये समझिएगा घनानंद के बारे में, ठीक है। तो मगध का याद रखिएगा, सबसे पहले तो याद रखिएगा सबसे शक्तिशाली शासक, लेकिन अलोकप्रिय, ठीक है। याद रखिएगा शक्तिशाली तो है लेकिन कैसा है, अलोकप्रिय है। अलोकप्रिय किसे कहते हैं, जिसको कोई पसंद नहीं करता, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको कोई पसंद नहीं करता था, याद रखिएगा, अलोकप्रिय था। शक्तिशाली था लेकिन अलोकप्रिय था, इसको जनता पसंद नहीं करती थी, याद रखिएगा। अब कारण क्या था, अधिक कर लगाता था, ये टैक्स वसूलता था, याद रखिएगा, ठीक है। तो अपने टैक्स वसूलने के कारण जो है ना इसको कोई पसंद नहीं करता था, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा ठीक है, और यहीं पर ध्यान दीजिएगा, अधिक कर, टैक्स लगाने व तक्षशिला के आचार्य चाणक्य का अपमान किया। ये तो आप फिर सब लोग जानते हैं इसके बारे में, चाणक्य का अपमान करने के लिए, है ना।
चाणक्य का अपमान किया, तभी तो चाणक्य यहाँ से निकल गए, बोले मैं आता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ रुको। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ आया और घनानंद को हरा दिया, और इस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना हो गई, है ना। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा कि चाणक्य जो है कहाँ के आचार्य थे, ठीक है, तो तक्षशिला के आचार्य थे, याद रखिएगा, ठीक है। चाणक्य के नाम को आप बहुत बार सुने होंगे, ठीक है, तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा, विष्णुगुप्त, ठीक है, चाणक्य, याद रखिएगा। और इन्होंने जो है ना अर्थव्यवस्था के संबंध में बहुत अच्छी किताब लिखी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि चाणक्य के संबंध में 3 बातें। पहला, इसका नाम जो है, अन्य नाम क्या है, विष्णुगुप्त। दूसरा, इसने पुस्तक लिखी थी किस सब्जेक्ट में, अर्थव्यवस्था, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के संबंध में यानी अर्थशास्त्र लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के संबंध में जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट एक पुस्तक लिखी, याद रखिएगा, जो मौर्य काल के समय की जो पूरी आर्थिक स्थिति है, ठीक है, उस समय का जो इकोनॉमिकल पोजीशन है उसको पूरा का पूरा बयां किया उसमें, ठीक है, चाणक्य ने, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखिएगा। 323 बीसी से 321 बीसी तक गृह युद्ध का स्थिति बना रहा, ठीक है। गृह युद्ध किसे कहते हैं, याद रखिएगा। तो जैसे देखिए, किसी फैमिली में जो है ना, एक फैमिली है बहुत अमीर है, ठीक है, और होता यह है कि आपसी लड़ाई जब होती है ना फैमिली में, आपसी जो लड़ाई होती है, आपसी लड़ाई, बाहर से कोई लड़ाई नहीं, आपसी लड़ाई, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, गृह युद्ध, याद रखिएगा। तो इस समय जो है ना आपके मगध में गृह युद्ध का समय बन गया, यानी आपसी लड़ाई, जो नंद वंश था वो आपस में लड़ना चालू कर दिया था, यहाँ के जो लोग थे, परिवार थे, वो आपस में लड़ने लगे थे, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है आपसी लड़ाई या गृह युद्ध का समय। और इस समय जो है ना गृह युद्ध के समय के कारण, याद रखिएगा, एक ऐसा समय आया जिसका लाभ उठाकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से जो है घनानंद की हत्या कर दी, ठीक है। तो यही स्थिति था, याद रखिएगा। इस स्थिति का लाभ उठाकर अगर ये नहीं हो रहा होता, याद रखिएगा, तो घनानंद के पास इतनी सैनिक व्यवस्था है कि चंद्रगुप्त क्या कोई भी व्यक्ति इसको नहीं मार सकता था, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए लोग डरते थे इस समय में, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या कर दी, ठीक है। और इस तरीके से जो है घनानंद की समाप्ति होती है, यानी नंद वंश की समाप्ति होती है, याद रखिएगा, और मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है, ठीक है। तो यहां से जो है मौर्य वंश का शुरुआत होता है, याद रखिएगा, जो कि कल हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहां तक बताइए अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इसमें, तो जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उसके संबंध में, ठीक है। देखिए, चाणक्य के संबंध में जरूर याद रख लीजिएगा, इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। जैसे कि चाणक्य के बारे में मैं आगे जाकर अभी और भी बताऊंगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जोड़ करना, अभी चाणक्य के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पर डिटेल से पढ़ेंगे चाणक्य के बारे में, जब मौर्य वंश को हम पढ़ने वाले रहेंगे, ठीक है, कि वो कौन व्यक्ति था, उनकी फैमिली क्या थी, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, कैसे तक्षशिला पे पहुंचे, और तक्षशिला के बाद जो है घनानंद के पास कैसे पहुंचे, और किस तरीके के बीच में इनमें अपमान क्यों हुआ, क्या घटना घटी थी, उन सब चीजों के बारे में, ठीक है। तो मौर्य वंश पढ़ेंगे, तब जाकर हम यहाँ पर कवर करेंगे चीजों को, ठीक है।